हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी पब्लिकेशन के एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के वॉल्यूम थर्ड के सेट नंबर 3 के जीके के क्वेश्चन के साथ, सेट नंबर 3 का जो जीके का क्वेश्चन है यानी आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो स्थित है, कहां पर स्थित है? चंद्रगिरी का किला 11वीं सदी में बना है, तो वो ऐतिहासिक किला किस राज्य में है ये हम लोग को बताना है। ये किला आंध्र प्रदेश में है, ये किला है आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी का 11वीं सदी का बना किला आंध्र प्रदेश में है और यह किला देवराया डायनेस्टी, एक वहां का लोकल डायनेस्टी था, देवराया डायनेस्टी, उसके द्वारा बना था। तो देवराया डायनेस्टी के कृष्ण देवराया के द्वारा चंद्रगिरी का किला 11वीं सदी में बना। किसके द्वारा बना? कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया, एक कृष्ण देवराय जो थे वो आपको विजयनगर का, ये देवराया डायनेस्टी और उसके द्वारा ये किला बना हुआ है कृष्ण देवराया के द्वारा। और वो किला अभी के वर्तमान किस राज्य में होगा? वो आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रगिरी का किला जो 11वीं शताब्दी में बना वो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। और ये देवराया डायनेस्टी बाद में ये डायनेस्टी का इसके राज्य को का विलय हो गया या इस राज्य को जीत लिया, वो विजयनगर साम्राज्य। और बाद में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ बहमनी के द्वारा, बहमनी फिर 5 अंगों में जो टूट गया, तो एक जो गोलकुंडा अंग था उसके अंतर्गत ये राज्य क्षेत्र चला गया। तो ये देवराया डायनेस्टी का राज्य गया विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर के बाद ये अंततः गया गोलकुंडा में। कहा गया? गोलकुंडा राज्य में। क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में जो बना वो वर्तमान के किस राज्य में पड़ेगा? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर भी हमारा जीके का क्वेश्चन है। उस 14 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नांकित में से सरकार के विकास खर्च में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो विकास खर्च में किसकी गिनती नहीं की जाती है ये हम लोग को चुनना है। तो आर्थिक सेवाओं पर खर्चा, सामाजिक सेवाओं पर खर्चा, राज्यों को दी जाने वाली निधि, सुरक्षा संबंधी खर्चे। देखिए, सुरक्षा संबंधी जो खर्च है वो विकास खर्च के अंतर्गत नहीं आता है। सुरक्षा संबंधी जो खर्च है वो विकास खर्च के अंतर्गत नहीं आता है। तो निम्नांकित में से सरकार के विकास खर्च में किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो डिफेंस पर जो खर्च होता है वो विकास खर्च में नहीं काउंट किया जाता है। डिफेंस का खर्च विकास खर्च में काउंट नहीं होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। निम्नांकित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं होती है? तो सुरक्षा संबंधी खर्चे को विकास खर्चे में उसकी गिनती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन फिर जीके का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन फिर जीके का है और वो है, बाबर का पुत्र कौन था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मुगल राजवंश का पहला शासक बाबर हुआ और बाबर के बाद उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुमायूं। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। तो बाबर का शासन काल जो था वो 1526 से 1530 और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं का शासन काल 1530 से 40 और फिर हुमायूं को रिप्लेस कर दिया, उसको हरा दिया, उसको गद्दी से हटा करके सूरवंश का शासन हुआ शेरशाह सूरी के द्वारा। और सूरवंश का शासन
1540 से लेके 55 तक। फिर हुमायूं अपनी गद्दी पर 55 में वापस आता है। 1555 में हुमायूं फिर वापस आता है और फिर एक वर्ष के बाद ही उसका एक्सीडेंटल डेथ होता है लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर करके। तो एक वर्ष फिर, तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 उसका पहला स्पेल होता है और दूसरे में फिर वो 1555, 15 वर्ष तक वो गद्दी से दूर रहता है और फिर 55 में जब गद्दी पर आता है तो एक वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है बाबर का पुत्र कौन था और फिर वो गद्दी पर भी आया, तो कौन था? हुमायूं। बाबर के अन्य पुत्र भी थे लेकिन हुमायूं गद्दी पर आया। यहाँ पर जो है बाबर का पुत्र कौन? हुमायूं। और फिर हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फिर बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी कहते हैं, जिसको शहंशाह बेखबर भी कहते हैं। तो फिर ये आप लोग को एक मतलब कि इंफॉर्मेशन के रूप में हम ये बताएंगे कि मुगल का जो भी शासक हुए उनका जो शासन काल है वो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को भी आप देख लें। जीएस में इस तरह के क्वेश्चंस मुगल से आते रहता है। तो मुगल के शासकों का क्रम और उसका काल याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो फिर 15 के बाद फिर हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी जीके का है और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथों में होती है। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र में शासन किसके हाथ में? प्रजा के हाथ में, लोक के हाथ में। तो लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में? शासक के हाथ में, विजेता के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में कि जनता के हाथ में? तो स्वाभाविक है जनता के हाथ में। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में शासन किसके हाथ में? सार्वभौम शासन किसके हाथ में? तो जनता के हाथ में। तो 16 का आंसर सिंपल सा है, जनता, बी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर हम देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का जीके का है और 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। ओलंपिक पद जीतने वाली, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? साइना नेहवाल की सानिया मिर्जा की दीपा कर्माकर की कर्णम मल्लेश्वरी? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसे ओलंपिक पदक मिला। कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक पदक मिला था और कांस्य पदक मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था और कब मिला था? तो वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 के ओलंपिक में, वर्ष 2000 के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल मिला था। और ये कर्णम मल्लेश्वरी किस क्षेत्र से है? तो भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन से है कर्णम मल्लेश्वरी। तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसे ओलंपिक पदक मिला वो कर्णम मल्लेश्वरी। उनको भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में इनको पदक मिला और कौन सा पदक में क्या मिला? तो ब्रोंज, कांस्य पदक मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक मिला और वो भारत के तरफ से भारतीय महिला के रूप में पहली भारतीय महिला हुई जिनको ओलंपिक पदक मिला। तो कर्णम मल्लेश्वरी। साइना नेहवाल की बात आती है तो साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन फील्ड से है और 2012 में इनको ओलंपिक का पदक मिला है। सानिया मिर्जा का बात आता है तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। दीपक कर्माकर का बात आता है तो दीपक कर्माकर जिम्नास्ट है। दीपक कर्माकर जिम्नास्ट है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। सानिया मिर्जा टेनिस से है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से है और कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला भारतीय खिलाड़ी जिसको ओलंपिक का पदक मिला और वर्ष 2000 के ओलंपिक में
इन्हें कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का जीके का है। और 18 नंबर क्वेश्चन, आगरे के किले को किसके द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा के किले को किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का भी स्थापना किसने कराया? अकबर। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया। और आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश था उसमें सिकंदर लोदी, लोदी वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर स्थापित किया और अपनी राजधानी भी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा ले गया। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? आगरा फोर्ट का निर्माण किसने कराया? तो मुगल बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन भी जीके का है। 19 नंबर क्वेश्चन, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम भाषा जो है केरल की भाषा है। केरल और लक्षद्वीप में मुख्य रूप से मलयालम मुख्य रूप से केरल और लक्षद्वीप में। तो केरल की राज्य किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम। तो मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी मुख्य रूप से मलयालम बोली जाती है। असम का भाषा असमिया भी है, बोडो भी है। राजस्थान का भाषा ऐसे हिंदी है, राजस्थानी भी अपना लोकल भाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र में तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग का जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो भी जीके का है। निम्नलिखित में कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? कुल जारी की गई पूंजी, बैंक में रखी गई नकदी, पास रखे कच्चे माल का मूल्य, ये सब बैलेंस शीट का है। कंपनी के उत्पाद की बिक्री से जो प्राप्त आय होती है वो बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता है, तो ये आपका डी होगा। कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय बैलेंस शीट में नहीं होता है, इसलिए ये डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आएंगे, आंसर हम लोग का डी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत में इकलौते वन्य जीव अभयारण्य है जिनमें पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह, एशियन लायन मुख्य रूप से भारत के किस अभयारण्य में? तो गिर अभयारण्य। और गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। तो आंसर हमारा एशियाई सिंह, एशियन लायन। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत में इकलौते वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनमें मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो एशियाई सिंह के लिए, एशियाई सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन नंबर 22, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर आता है तो उस मौसम को, और यानी सूर्य का अब उत्तरायण होता है, सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ सीधा होता है कर्क रेखा की ओर। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है तो उसमें बसंत ऋतु को, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की बात होती है। वह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो ग्रीष्म की बसंत की, पतझड़ की शीत, तो बसंत। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 23, चीन भारत सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष की, यानी भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1952 में कि 62 में कि 72 में कि 1982 में? ये ऑप्ट करना है इसमें से। तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में।
1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1947-48 में। पहला भारत पाकिस्तान विभाजन के जस्ट बाद ही युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो 47-48 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था आपको 47-48 में। फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच। फिर 1971 में फिर आपको युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच और 1962 में युद्ध हुआ भारत चीन के बीच। 1962 का ये युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था? तो सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को। ये झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को यूनानी साहित्य में हाइडेस्पिस के युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये किस जगह पर हुआ था, किस नदी? तो झेलम नदी के तट पर। ये याद रखना है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में यूनानी सिकंदर का, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था और उस समय मगध जो मुख्य राज्य था भारत का, उस समय मगध राज्य जो मुख्य राज्य था, मगध पर उस समय जो वंश था वो नंद वंश था और नंद वंश का जो शासक उस समय था, नंद शासक जो था वो कौन था? धनानंद था। जो धनानंद शक्तिशाली तो था लेकिन लापरवाह शासक था और वो आगे बढ़ करके सिकंदर के आक्रमण को विफल करने का कोई प्रयास नहीं किया था और इसीलिए उसकी अलोकप्रियता बढ़ती गई, वो अलोकप्रिय होता गया और बाद में नंद के बाद एक बहुत ही सजग वंश का शासन यहाँ पर हुआ और वो चाणक्य के गाइडेंस में वो मौर्य हुआ और मौर्य का पहला राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और फिर सिकंदर का सेनापति सैल्यूकस फिर आक्रमण किया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित किया था। तो यहाँ क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को हराया था और ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग का जीके का है और 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो लगभग में है 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में। और प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है लाइट और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। इससे आप देख सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का जीके का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? लोकसभा के सीटों की संख्या के बारे में, कि राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में, कि राजकाज भाषा के रूप में हिंदी के बारे में, कि कश्मीर का विशेष दर्जा के बारे में? तो ये आंसर सी होगा। आप याद रखोगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो राजकाज भाषा के रूप में हिंदी। राजकाज भाषा के रूप में हिंदी, ये उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 343 में। कुल अनुच्छेद 395, कुल अनुच्छेद 395 और अनुच्छेद 343 राजकाज भाषा के रूप में हिंदी से है और अनुच्छेद इसी तरह से 243 जो है, 343 राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी, ये प्रावधान
अनुच्छेद 343 में, और 243 जो है वो स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और नगर निकाय का प्रोविजन है। तो 243 स्थानीय स्वशासन और 343 राजकाज भाषा के रूप में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है, यूएई में। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात का शहर दुबई, दुबई में। जबकि अरब अमीरात जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब खेलना शुरू किया है, छोटे मोटा उसका टीम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी उसका कोई नाम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। दुबई यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बाद काफी नीचे हम लोग का जीके का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 85 नंबर पर है। 85 नंबर पर है क्वेश्चन। अच्छा, 81 में भी है, 220 में G20, 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है जो जीके का दिख रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन 220 में G20 शिखर सम्मेलन, 220 में G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला देश निम्न में से कौन सा है? ये 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। विश्व में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश निम्न में से कौन है? तो सऊदी अरब। विश्व में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 85, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहते हैं? एफडीआई। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई। यहाँ क्वेश्चन आपका है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन का विदेशी पूंजी का भारत में निवेश होने को ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफडीआई। या कहीं पर भी बाहरी निवेश जब किसी दूसरे देश में हो तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी किसी के साथ नहीं, उसका डायरेक्ट भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उस कंपनी की स्थापना हो सकती है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, ज्वार भट्टा लहरें एक दिन में कितनी बार आती है? तो मुख्य रूप से ज्वार भट्टा क्यों होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार भट्टा समुद्र में, तो उस आकर्षण बल के कारण समुद्री पानी का ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है, और फिर उसका गिरना क्या कहता है? भाटा कहलाता है। तो ज्वार हो गया टाइड और भाटा हो गया एब, EBB। तो ज्वार यानी पानी का ऊपर उठना, पानी का ऊपर उठना ज्वार हो जाता है। ज्वार, पानी का ऊपर उठना ज्वार होता है टाइड,
और फिर उसका नीचे गिरना भाटा होता है, भाटा यानी एब। तो ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आती हैं? तो ये ज्वार भाटा चढ़ता और उतरता है, तो 2 बार चढ़ना 2 बार उतरना। ऐसे ज्वार कितनी बार आता है? अगर ये बात है तो 2 बार। ज्वार कितनी बार? 2 बार। ऐसे आप जान लो कि 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार आएगा। 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार आएगा। 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार की बात होती है। 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार आएगा और एक ज्वार के आने के 6 घंटा 13 मिनट के बाद फिर भाटा आएगा। तो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा का जो है ज्वार का आना और फिर उसका गिरना होता है। तो ज्वार भाटा दिन में कितनी बार? तो मुख्य रूप से ज्वार का यहाँ पर बेसिकली है कि टाइड कितनी बार, तो 2 बार। 12 घंटा 26 मिनट पर, 12 घंटा 26 मिनट पर, तो मुख्य रूप से 2 बार। लेकिन जितनी बार ज्वार आएगा उतनी बार भाटा भी आएगा। ज्वार भाटा लहरें एक दिन, तो लहर के मतलब यहाँ पर ज्वार का ही है। तो ज्वार कितनी बार? तो 2 बार। और भाटा को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो फिर हो जाएगा 4 बार। 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। लेकिन यह ज्वार भाटा लहरें, तो चूंकि ज्वार आएगा तो उसके बाद भाटा का आना है। तो ज्वार भाटा कितनी बार? तो 2 बार। ज्वार भाटा, ज्वार कितनी बार, उसी को ज्वार भाटा के रूप में बोला जाता है, तो 2 बार। तो ये आपका हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 94। उसके बाद क्वेश्चन 95 हम लोग का फिर होगा। क्वेश्चन 95 पर भी फिर जीके का क्वेश्चन है। तो ज्वार भाटा कितनी बार? तो 2 बार हुआ और 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार, 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 96 होगा। 94 के बाद फिर क्वेश्चन हम लोग का 95 पर, अच्छा 95 भी क्वेश्चन हम लोग का है। 95 भी है। निम्नांकित खिलाड़ियों में से किसे इस वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? ये हम लोग को देखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से निम्नांकित खिलाड़ियों में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? रोहित शर्मा, दीपक चाहर, मरियप्पन टी, थंगावेलु, मनिका बत्रा। किसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसमें दीपक चाहर को नहीं मिला। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला है, मरियप्पन टी, थंगावेलु को मिला है, मनिका बत्रा को मिला है। किसे नहीं मिला है? तो दीपक चाहर। दीपक चाहर एक क्रिकेटर है और दीपक चाहर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। दीपक चाहर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। दीपक चाहर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। 2020 का खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है, ये क्वेश्चन है। तो दीपक चाहर को नहीं मिला है। और इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसमें रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, मरियप्पन टी थंगावेलु को मिला है, मरियप्पन टी थंगावेलु को मिला है, पारा एथलीट वो है, और मनिका बत्रा को मिला है। और मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस। तो रोहित शर्मा क्रिकेटर, मरियप्पन टी थंगावेलु पारा एथलीट और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, इन तीनों को मिला है। इसके अलावा भी मिला है रानी रामपाल को मिला है, रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला है, और विनेश फोगट को मिला है कुश्ती के लिए, विनेश फोगट को कुश्ती के लिए।
तो रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है, मरियप्पन टी थंगावेलु को पारा एथलीट है तो पारा एथलीट के रूप में इनको मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी का मिला है, और विनेश फोगट को कुश्ती का मिला है। तो इसमें से है कि किसे नहीं मिला है, तो दीपक चाहर को। दीपक चाहर को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। दीपक चाहर को क्यों नहीं ले रहा भाई? दीपक चाहर को नहीं मिला है, तो यहां आंसर हमारा दीपक चाहर होगा। दीपक चाहर भी क्रिकेटर है, दीपक चाहर क्रिकेटर है और इनको नहीं मिला है, तो आंसर हमारा यही होगा। 5 को मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, मरियप्पन टीथंगावेलु पारा एथलीट है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस का है, रानी रामगोपाल को मिला है, रानी रामगोपाल हॉकी की है, और विनेश फोगट को मिला है, और विनेश फोगट कुश्ती। विनेश फोगट जो है उसको किस बात के, किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो ये कुश्ती के लिए इनको भी मिला है, कुश्ती के लिए। और फिर एक क्या, रानी रामगोपाल को मिला है, रानी रामगोपाल, और रानी रामगोपाल को मिला है, और ये हॉकी प्लेयर है, रानी रामगोपाल हॉकी। तो ये 5 को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन टीथंगावेलु पारा एथलीट, मनिका बत्रा क्रिकेट, विनेश फोगट कुश्ती, रानी रामगोपाल हॉकी, और दीपक चाहर को नहीं मिला है। क्वेश्चन है इसमें से किसको नहीं मिला है, तो होगा दीपक चाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 95 के बाद क्वेश्चन में हम लोग का 96 नंबर क्वेश्चन भी जीके का है। 96 नंबर क्वेश्चन भी, 96 नंबर क्वेश्चन भी जीके का है, और उसको हम लोग देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? श्री प्रकाश जावड़ेकर, रघुराम राजन, जी रोहिणी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का है, तो वो किसकी अध्यक्षता की समिति के द्वारा गठित किया गया? या ये क्वेश्चन है कि न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कमेटी बनी थी या समिति बनी थी। इसके पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष का है, और किसकी अध्यक्षता में वो समिति गठित हुई थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 लगातार है। निम्नांकित में कौन सा राज्य सिरुई लिली महोत्सव मनाता है? तो ये मणिपुर का है। ये महोत्सव मणिपुर का है, जो अपनी संस्कृति के बढ़ावा के लिए या उसकी जो स्थानीय संस्कृति है उसके प्रमोशन के लिए या उसको आगे तक ले चलने के लिए ये महोत्सव होता है। तो सिरुई लिली महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव है किस राज्य का? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट है जीके का, वो 98 नंबर क्वेश्चन है। हु पेंटेड माई लास्ट रीड नामक पुस्तक ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की है कि नरेंद्र मोदी की है कि रामचंद्र गुहा की है? ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है श्री अय्यर की। ये पुस्तक है अय्यर की, श्री अय्यर की ये पुस्तक है हु पेंटेड माई लास्ट रीड। शशि थरूर भी राइटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। शशि थरूर की अगर पुस्तक की बात किया जाए
तो शशि थरूर की पुस्तक है, इनकी भी बहुत सी रचनाएं हैं। तो शशि थरूर की एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, और इनकी पुस्तक के बारे में अगर बात किया जाए तो एग्जाम वॉरियर, जो आपके इसमें एक्सप्लेनेशन में भी है, एग्जाम वॉरियर करके एक पुस्तक इनकी, वॉरियर पुस्तक नरेंद्र मोदी की। रामचंद्र गुहा ये इतिहासकार है, रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार है और इनकी एक रचना जो इम्पोर्टेंट रचना है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद भारत। तो इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा जो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट पर उनकी खास करके रचनाएं हैं। तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग का क्वेश्चन है हु पेंटेड माई लस्ट रीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अय्यर, श्री अय्यर। और शशि थरूर की एक पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, और नरेंद्र मोदी का एग्जाम वॉरियर, रामचंद्र गुहा का इतिहास, एक इतिहासकार हुए, रामचंद्र गुहा की पुस्तक हुई इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। और इस सेट का यानी सेट नंबर 3 का जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट को सेट के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।